Hello, good morning students. So today we are going to start lesson number 13 of class 10th and the chapter name is magnetic effects of electric currents. Okay, so let's start. First question we are taking in text question. So let's get started. First question. Question number 1. Why does a compass needle get deflected when brought near a bar magnet? Means कि जब हम कंपास नीडल को बार मैग्नेट के पास लेके जाते हैं, बार मैग्नेट मीन्स जो आपने देखा होगा एक रेक्टेंगुलर शेप में जो मैग्नेट आता है उसके पास लेके जाते हैं तो वो डिफ्लेक्ट करता है. सो स्टूडेंट इसका आंसर है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन बोथ द पोल्स ऑफ द कंपास नीडल. क्या लिखा है? मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेट की, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और वो फोर्स एक्सर्ट करती है ऑन बोथ द पोल्स ऑफ द कंपास नीडल. कंपास नीडल के दोनों साइड फोर्स एक्सर्ट करेगी. The forces experienced by the two poles are equal and opposite. Okay, these two forces form a couple which deflects the compass needle. Means एक किस्म का वो कपल का मतलब है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है. एक फोर्स मान लो इस तरफ को लग रही है, दूसरी फोर्स के निचली साइड लग रही है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है, इसलिए वो डिफ्लेक्ट करता है. कभी इस तरफ जाता है, कभी इस तरफ जाता है. तो ऐसे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाई डज ए कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड when brought near a bar magnet. Student, this is very important question and also easy question. So let's take second question. So page number 228 means जो in text question आपके मैं पेज वाइज ले रहा हूँ. तो क्वेश्चन नंबर इसमें जो पहला है 228 पेज पे और यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं. तो क्वेश्चन है ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट. ये बार मैग्नेट आपके पास, तो आपको पता कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल, ठीक है, और टर्मिनेट कहाँ पे करती हैं? साउथ पोल पे. मतलब नॉर्थ से लाइंस निकलेंगी और साउथ में चली जाएंगी. ठीक है, तो इसमें सिंपल ये पूछा कि ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो आपको ध्यान क्या क्या रखना है? एक तो आपको एरोज का ध्यान रखना है. एरोज शुड कम फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल और इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए. ठीक है, और यहाँ से आपको देखो एरो बाहर जा रहा है और साउथ से अंदर आ रहा है. ठीक है, तो आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं. सो लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज list the properties of magnetic lines of force. This is also a very important question कि आपको properties बतानी है magnetic lines of force की कि क्या क्या properties हैं. So properties number 1, the magnetic field lines originate from the north pole of the magnet and at its south pole. मतलब north pole से lines निकलती हैं और south pole में end हो जाता है उनका. ठीक है, बाहर से, magnet के बाहर से. और दूसरा है the magnetic field lines becomes closer to each other near the poles of the magnet but they are widely separated at other places. Means जहाँ पे लाइंस निकलती हैं वहाँ पे वो क्लोज होती हैं और जैसे जैसे वो स्प्रेड करती हैं तो वो क्या हो जाता है? वाइडर हो जाती हैं. मीन्स इसका मतलब वहाँ पे लाइन जो है वो स्ट्रोंगर हैं. जहाँ जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे जो मेरा माउथ है उसके बिल्कुल पास पास में आवाज़ सुनाई देगी और उसके दूर दूर धीरे धीरे उसकी जो साउंड है वो कम होती जाएगी. ठीक है, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है मैग्नेट के पोल्स में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी एज कम्पेयर टू अदर प्लेस. ओके, सो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. जैसे मान लो एक लाइन इस तरीके से जा रही है, दूसरी लाइंस भी वैसे जा रही है, लेकिन वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. अगर करती हैं, क्वेश्चन आता है कई बार कि इफ़ दे इंटरसेक्ट देन, अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं देन देयर विल बी टू टेंजेंट्स एट ए सिंगल पॉइंट एंड विच इज़ नॉट पॉसिबल. मतलब वहाँ पे एक ही पॉइंट के ऊपर दो टेंजेंट्स बन जाएंगे और वो पॉसिबल नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर क्वेश्चन नंबर 3. ओके, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर. देखिए यही इसी का क्वेश्चन बन गया कि दो लाइंस इंटरसेक्ट आपस में क्यों नहीं करती हैं. जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है उसी का क्वेश्चन बन गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती क्यों नहीं है. ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसमें क्या लिखा है, हमने तो डिस्कस कर लिया, लेकिन लेट्स सी. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए नॉर्थ पोल एट एनी पॉइंट कैन बी ओनली इन वन डायरेक्शन. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए नॉर्थ पोल एट एनी पॉइंट कैन बी ओनली इन वन डायरेक्शन बट इफ द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस intersect one another, then the resultant force on the north pole placed at the point of intersection will be along two direction which is not possible. Means simple language में बोले हैं कि दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. अगर मान लो कर भी जाती हैं तो वहाँ पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करना पड़ेंगे हमें और उन दोनों की डायरेक्शन मतलब
वहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्ट करेंगे तो दो डायरेक्शन हो जाएंगे एक पॉइंट के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक लाइन इस तरफ जा रही है, दूसरा लाइन इस तरफ जा रही है, तो वहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वी कैन से दिस इज़ नॉट पॉसिबल दैट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस force intersect each other. Okay, so let's take question number 4. The question number 4 means here it is question number 5 और पेज नंबर 229 और 30 के बीच में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर लाइंग ऑन द प्लेन ऑफ टेबल। एक सर्कुलर वायर है जो टेबल पे पड़ी हुई है, जैसे ये देख सकते हैं आप। लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे करके आ रहा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे घड़ी की सुई आपकी इस तरह इस डायरेक्शन में आती है, तो वैसे इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि ईच सेक्शन ऑफ वायर प्रोड्यूसेस कंसेंट्रिक सेट ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। सो क्वेश्चन में लिखा है कि लेट द करंट पास थ्रू द क्लॉकवाइज, अप्लाई द राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल आपको पता है, जब आप अपने किसी वायर को होल्ड करेंगे तो वहाँ पे आपने कई बार राइट हैंड रूल को यूज़ किया होगा। अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। लूप के अंदर और बाहर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बतानी है राइट हैंड रूल यूज़ करके। सो एज शोन इन द फिगर, ठीक है, ईच सेक्शन ऑफ वायर प्रोड्यूस इट्स कंसेंट्रिक सेट ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। ये क्या लिख रहा है कि हर जो वायर का सेक्शन है, ईच सेक्शन ऑफ वायर produce its concentric set of lines of force. Okay, by applying right hand thumb rule we find that all the sections produce magnetic field downward। जितने भी यहाँ पे ये सेक्शन है वायर के, ये क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेंगे डाउनवर्ड्स। आप राइट हैंड थंब रूल यूज़ करिए। देयरफॉर द मैग्नेटिक फील्ड्स एक्ट्स नॉर्मली इनटू द प्लेन। इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट एक्ट्स नॉर्मल इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, ठीक है, एट द पॉइंट्स इनसाइड द लूप एंड नॉर्मली आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर एट पॉइंट्स आउटसाइड द लूप। और लूप के बाहर ये देखेंगे आपके बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं और यहाँ पे एंटर कर रही हैं, तो इसलिए के आप ये डायरेक्शन देख सकते हैं। तो करंट जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे करंट चलेगा तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज़ करके आप बता सकते हैं। वी फाइंड दैट the sections produce magnetic field downwards at all points inside the loop। ठीक है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की साइड है इनसाइड द लूप, while at the outside points the magnetic field is directed outwards। यहाँ से बाहर की तरफ लाइंस आ रही हैं और यहाँ से अंदर की तरफ जा रही हैं। तो आप देखते हैं लूप में ऐसे ही होता है, एक लाइंस अंदर जा रही है, एक बाहर आ रही है, तो इस तरीके से ऐसे छोटे लूप बनते हैं ऐसे। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब किसी सोलेनोइड को हम क्लोज करके बनाएंगे तो एक उसको टोरॉइडियल लूप बोल देते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर द मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, एट द पॉइंट्स इनसाइड द लूप एंड नॉर्मली आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर एट पॉइंट्स आउटसाइड द लूप। तो आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। इसमें लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन ए गिवन रीजन यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो यूनिफॉर्म है और इसकी आपको डायग्राम बनानी है। ठीक है, आप डायग्राम बनाते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग पैरेलल स्ट्रेट लाइंस ऑल पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। मान लो कि नॉर्थ से लाइन चल रही है तो साउथ में जाएंगी और साउथ से चल रही है तो नॉर्थ में जाएंगी, लेकिन यहाँ पे लिखा है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कब होगी, जब किसी जैसे आपके पास कोई, ये देखिए आप ये सोलिनोइड ले लीजिए, ये वाली डायग्राम देखिए आप, तो ये द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलिनोइड। तो सोलिनोइड के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ लाइन चलती है और इक्वली स्पेस्ड हैं और यूनिफॉर्म है। बाहर तो आपने देखा होगा कि लाइंस यहाँ से चलेंगी, ऐसे करके आ जाएंगी इस कर्व की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि बाहर जाना चाह रही हैं, लेकिन ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द साउथ पोल ये लाइंस ऐसे आ जाती हैं अंदर की साइड। ठीक है, इसलिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ये देखिए पैरेलल स्ट्रेट लाइंस हैं, ऑल पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, सभी एक डायरेक्शन में है। फॉर एग्जाम्पल द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच एक्सर्ट्स inside a current carrying solenoid can be represented by parallel straight lines pointing from south pole to north pole। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, मैग्नेट के बाहर से लाइन चलती हैं, ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट, और साउथ में एंटर करती हैं। ठीक है, नॉर्मली बाहर निकलेंगी और नॉर्मली ही एंड देखिए आएगी कर्व की फॉर्म में, लेकिन आएगी ऐसे एंटर करेगी ऐसे, लेकिन अंदर ये साउथ से नॉर्थ में स्ट्रेट जाएगी। देखिए आप, ये यूनिफॉर्म होंगी। जैसे सोलिनोइड का एग्जांपल, ये क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्मिटी ये आपके पास यूनिफॉर्मिटी, ड्रॉ ए डायग्राम टू रिप्रेजेंट। तो हमने ये डायग्राम
बना के दिखा दिया आपको, ये बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो इसका ये एग्जांपल आ गया कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल में लाइन स्ट्रेट जा रही है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड कैरिंग करंट इज 0। सेकेंड ऑप्शन है डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम टूवर्ड्स इट्स एंड, इंक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड्स इट्स एंड, इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स। तो क्वेश्चन में लिखा है कि द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड कैरिंग करंट, कोई सोलिनॉइड है तो उसमें जो जैसे वायर को आप ऐसे ऐसे रैप कर दिया आपने और बैटरी से जोड़ दिया और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन है। तो इसमें जो नंबर 4 की ऑप्शन है कि इज़ द सेम एट ऑल पॉइंट्स। अभी हमने पीछे देखा कि लाइंस मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक जो आपके पास फील्ड है वो सेम होगी, इज़ द सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द स्ट्रेट सोलिनॉइड करंट कैरिंग सोलिनॉइड। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 231 पेज में है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर, ऊपर ही लिखा हुआ कि आप में इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं, आप कोई भी 2 आंसर लिख सकते हैं जो भी बिल्कुल सही होंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन कैन चेंज, प्रोटॉन की कौन सी प्रॉपर्टी है जो चेंज करेगी वाइल इट मूव्स फ्रीली इन ए मैग्नेटिक फील्ड, और जब वो फ्रीली मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं। मान लो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है और प्रोटॉन उसमें एंटर करता है, तो कौन सी 2 प्रॉपर्टी चेंज कर जाएंगी। तो इसमें आंसर है वेलोसिटी एंड मोमेंटम, ठीक है। वेलोसिटी एंड मोमेंटम, वेलोसिटी चेंज करेगी तो मोमेंटम चेंज करेगा, आपने पढ़ा होगा P=mv फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपके पास कि इसकी वेलोसिटी चेंज की तो मोमेंटम भी चेंज करेगा, मास तो सेम रहेगा, तो वेलोसिटी चेंज करने से मोमेंटम भी चेंज करेगा, बिकॉज P is a momentum, P is equal to product of the mass and velocity, and if velocity is changing then definitely momentum will be changed. So we can write these are the options, these are the result, this is the answer of this question, that is option 3rd and 4th. So let's move to the next question. Question number 2nd, this is activity 13.7 book में देखिए आप, how do we think the displacement of rod AB will be affected if current in rod AB is increased। किसी रोड AB में करंट इंक्रीज करता है, a stronger horseshoe magnet is used and length of the rod is AB is increased। ये एक्टिविटी देखिए, आप डायग्राम देख रहे हैं नीचे, आप इसकी डायग्राम देखिए, यहाँ पे डायग्राम रखी हुई है, ये आपने पहले भी एक्टिविटी डिस्कस की होगी क्लास में, ठीक है। मेरी पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा, इसको हमने एक्सप्लेन किया था। तो इसमें पूछा कि हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड AB, ये जो रोड है AB, ठीक है, विल बी अफेक्टेड इफ़ करंट इन रोड AB इज़ इंक्रीज। अगर इस रोड में करंट इंक्रीज करेंगे हम तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन मिलेगी, ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा। पहले का आंसर है व्हेन द करंट इन द रोड AB इज़ इंक्रीज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर इंक्रीजेस। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर इंक्रीजेज, सो द डिस्प्लेसमेंट द रोड, इसलिए इसकी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि ये मैग्नेट है। तो मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ है, यहाँ पे देखिए आप, तो नॉर्थ से जब लाइन साउथ में चलेगी तो उसको क्या करेगा, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि ये देखिए होगा क्या एक्चुअली, ये जो रॉड है ये बैटरी से कनेक्टेड है, और जब बैटरी से कनेक्टेड तो जैसे ही की को प्रेस करेंगे तो ये इसमें करंट फ्लो करेगा। देखिए पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, तो ऐसे करंट जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ये किस्म का क्या है, ये किस्म का ये करंट कैरिंग कंडक्टर, तो ये मैग्नेट बन गया। जब मैग्नेट बन गया तो इसमें नॉर्थ पोल बन गया, मान लीजिए ये साउथ पोल बन गया। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो एक साइड इसके नॉर्थ बन गया, एक साउथ बन गया। तो उससे क्या होगा कि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे साउथ बना तो नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा और साउथ को नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा। दिस वे प्रोसेस विल गो ऑन। सो व्हेन द करंट इन द रोड AB इज इंक्रीज, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर इंक्रीजेज, सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड इंक्रीज, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इसका इंक्रीज करेगा। दूसरा है कि करंट, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट है इसका, अ स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट इज यूज्ड, ठीक है। तो लिखा है कि व्हेन ए स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट इज यूज्ड, मतलब जो है उसकी बात नहीं हो रही, आप नया स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट रख देंगे, उसकी मैग्नेटिक लाइन स्ट्रॉन्ग होगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही हैं उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, दिस इंक्रीज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रोड AB, ठीक है, एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड। इससे क्या होगा, ये फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा और फिर से डिस्प्लेस हो गई ये वाली रोड, ठीक है। तो या तो आप
यहाँ पे स्ट्रॉन्गर होर्सू मैग्नेट रख दो तो भी ये डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। और अगर आप इसको वी कैन से फर्स्ट वाली कंडीशन देखें कि अगर करंट इन द रोड ए वी इज़ इंक्रीज, अगर करंट इसमें ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें, पहले जितना है उससे ज़्यादा कर दें तो भी ये डिस्प्लेस करेगा। तो थर्ड केस देखते हैं, लेंथ ऑफ द रोड ए वी इज़ इंक्रीज्ड, लेंथ ऑफ द रोड ए वी इज़ इंक्रीज, इसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर देंगे तो क्या होगा, when the length of the road is AB is increased, the force exerted on the conductor increase, तो ये फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगी, so the displacement of the road increases, ठीक है। लेंथ बढ़ने से इसकी फोर्स इंक्रीज करेगी तो भी ये डिस्प्लेस करेगा। तो ये 3 इसके पार्ट्स थे कि ये अगर हम इस मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग कर दें या ज़्यादा करंट पास कर दें या आप लेंथ को इंक्रीज़ कर दें तो भी फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस होगी और डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट, स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखिए क्या है, ये आपको इस तरीके से हाथ रखना है। तो ये आपके पास फोर्स है, ये आपके पास फील्ड, फोर्स फील्ड, ये वाला फील्ड का फिंगर है और ये करंट का है, ठीक है। तो देखिए आप फोर्स, ये फोर्स फील्ड करंट, तो क्या करेंगे, स्ट्रेच करो अपने फिंगर को, स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, द मिडल फिंगर एंड द थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप देखेंगे 90 डिग्री में दिख रहे हैं सब 3 फिंगर्स, थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडल फिंगर। द मिडल फिंगर एंड द थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन सच ए वे दैट द फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए पहली वाली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का फर्स्ट फिंगर। द मिडल फिंगर आप देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ द कंडक्टर या करंट इन द कंडक्टर, और जो थंब है आपके पास दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। सो फोर्स फील्ड करंट, सो दिस इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये CBSE 2018 में क्वेश्चन आया था। देखिए, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर अब सिलेबस से हट गया है, आपके पास सिर्फ है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। अ मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। अ मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है। When a rectangular coil is placed in magnetic, जब किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं एंड करंट इज पास थ्रू इट, और उसको जब करंट पास कर दिया जाता है, तो एज्यूम करिए आपकी कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसमें करंट पास कर रहे हैं हम कॉइल में। सो अ फोर्स एक्ट्स ऑन द कॉइल विच रोटेट इट्स कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कॉइल वो, तो वो रोटेट करेगी बार बार, क्योंकि वो मैग्नेट बन जाएगा और मैग्नेट बनने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में एक्सर्ट करेंगी। जो आपके पास बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम पास कर रहे हैं, मीन जो हमने हॉर्सू मैग्नेट रखा हुआ उसकी वजह से मान लो आप, या कोई रेक्टेंगुलर मैग्नेट रखे हैं आपने, जो बार मैग्नेट रखे हैं, तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। सो व्हेन द कॉइल रोटेट्स द शाफ्ट अटैच टू इट ऑल्सो रोटेट्स। तो जैसे ही कॉइल रोटेट करेगी तो वो अटैच शाफ्ट के साथ अटैच, मीन एक किस्म की रॉड है उसके साथ अटैच है वो, तो वो भी रोटेट करेगी साथ में। इन दिस वे द इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई टू द मोटर इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ रोटेशन। मतलब कि इलेक्ट्रिक मोटर में हम क्या काम करते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको याद कैसे रखना है, इसमें लिखा है EM, इलेक्ट्रिक मोटर, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और ये इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, कि किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो आप ऐसे इसको डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग। उसमें स्प्लिट रिंग होते हैं, उनका काम क्या है इलेक्ट्रिक मोटर में, द स्प्लिट रिंग रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो स्प्लिट रिंग है वो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं इन दी आर्मेचर कॉइल आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। जो भी आपके पास जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उसकी हाफ रोटेशन होती है ना, तो वो स्प्लिट रिंग क्या करता है, रिवर्स कर देता है करंट की डायरेक्शन को। इट एक्ट्स एज ए कॉम्यूटेटर, दैट इज इट मीन्स ये कॉम्यूटेटर का काम करता है। इट रिवर्स द पोलैरिटी, सो द रिवर्स करंट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट ऑन द 2 आर्म्स ऑफ द आर्मेचर आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। देखिए रिवर्स करने से क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिवर्स करंट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जो रिवर्स करंट है, मतलब आप मान लो करंट ऐसे दे रहे हैं आप, करंट आपने इस तरीके से आ रहा है उसमें, तो रिवर्स करंट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स भी रिवर्स हो जाएगी एक्टिंग ऑन द 2 आर्म्स ऑफ द आर्मेचर। जो आर्मेचर की 2 आर्म्स हैं आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, हर हाफ रोटेशन के बाद ऐसा हो जाएगा। दिस अलाउज द आर्मेचर कॉइल्स टू रोटेट कॉन्टिन्यूसली इन द सेम डायरेक्शन। इसलिए जो आर्मेचर है वो एक ही डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहेगी,
ठीक है, आधी ऐसे रोटेट करेगी वापस जाएगी, रोटेट करेगी वापस जाएगी। तो इसलिए दिस अलाउज आर्मेचर कॉइल टू रोटेट कॉन्टिन्यूसली इन द सेम डायरेक्शन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज पेज नंबर 236 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। सो क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन ए कॉइल। देखिए इंड्यूस की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे जब भी हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो। लेकिन आप इंड्यूस का मतलब है कि समथिंग प्रोड्यूस विदाउट मेकिंग एक्चुअल कॉन्टैक्ट। तो देखिए क्या है कि इंड्यूस करंट का आपको एग्जांपल देना है। डिफरेंट वेज टू प्रोड्यूस या इंड्यूस करंट इन ए कॉइल, कैसे करोगे। तो पहला है मूविंग अ मैग्नेट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल और वाइस वर्सा। या तो आप मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाओ, या तो कॉइल को मैग्नेट के पास ले जाओ, या तो मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाओ, ठीक है। और कॉइल के साथ मैग्नेट कंपास लगा दो, कंपास अटैच कर दो, या कोई बल्ब लगा दो छोटा सा। तो जैसे ही आप उस जो करंट जो कॉइल है जिसमें करंट नहीं है लेकिन उसमें एक कंपास लगा हुआ है, कंपास नहीं लगेगा क्योंकि वो कंपास में करंट कैसे फ्लो करेगा। उसमें आपने एक बल्ब लगा दिया हुआ है, या आप समझो उसमें कि कोई आपने उसमें कोई ऐसे गैल्वेनोमीटर लगा दिया हुआ है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है। तो जैसे ही मैग्नेट को उसके पास लेके आएंगे तो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करेगा करंट को और एकदम से डिफ्लेक्शन देगा। या आप मैग्नेट को वहीं रहने दो इसी डायरेक्शन में, और उस जो कॉइल गैल्वेनोमीटर अटैच टू द कॉइल या वी कैन से बल्ब अटैच टू द कॉइल को लेके जाएंगे उस मैग्नेट के पास, तो भी वो डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है चेंजिंग करंट इन द नेबरिंग कॉइल। या तो आप मान लीजिए कि एक कॉइल ये है, दूसरी कॉइल इधर है, और इस फर्स्ट वाली कॉइल के साथ आपने गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया, बल्ब अटैच कर दिया, और दूसरी वाली कॉइल को उसमें करंट पास कर दिया मान लो, ठीक है। या सेल के साथ अटैच है, उसमें सेल जोड़ दिया और बैटरी जोड़ दी और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो वो एक मैग्नेट बन जाएगा। अब उसको जब इसके पास लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी और उसमें फोर्स एक्सपीरियंस करवाएंगी दूसरी वाली कॉइल को जो बल्ब के साथ जुड़ी हुई है कॉइल, या वी कैन से उसमें हमने कोई ऐसा मान लो कि उसमें कोई हमने गैल्वेनोमीटर अटैच किया हुआ है, तो वो डिफ्लेक्शन देगा। तो दो तरीके हैं यहाँ पे, एक तो चेंजिंग करंट इन द नेबरिंग कॉइल या मूविंग ए करंट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल और वाइस वर्सा। तो उसमें पूछा था कि डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन ए कॉइल, तो ये तरीक़ों से आप इसमें करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।